नमस्कार साथियों, परीक्षा परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे एनसीएफ, जो कि आपके टॉपिक में दी गई है। हमारी यूपी टेट में जो चीजें सिलेबस में क्या कर हम एक एक करके देख रहे हैं, तो यूपी टेट में ये भी आपके दिया गया है। क्योंकि यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट, चाहे सी टेट हो, ये एनसीएफ ऐसी टॉपिक है साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और हमेशा बार बार इससे क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है, इसके सिद्धांत को समझते हैं, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, कितनी बार इसमें त्रुटि मतलब क्या क्या संशोधन हुए हैं, किस प्रकार से आया। एनसीएफ 2005 जो हमारा है, सबसे नवीनतम दस्तावेज माना भी जाता है। चलिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, एक एक करके इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं, पहले देखेंगे क्या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, जिसे किस नाम जानते हैं हम लोग, एनसीएफ के नाम से जानते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2000 मतलब 2005 जो हमारा दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका जब ये आया था तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, शिक्षा जो था वो क्या बिना बोझ के, शिक्षा जो थी वो क्या था बिना बोझ के इसको लाया गया था। तो आप भारत में अब तक 4 राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज बन चुके हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय पाठचर्या 1975, राष्ट्रीय पाठचर्या 1998, राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 और राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। तो इसमें क्या हुआ, इतनी चीजें ये बन चुके हैं। आगे देखते हैं, और इसमें क्या हुआ था, ये कब आया था, किस चीज के लिए आया था। तो इसमें क्या होते हैं कि प्रोफेसर कुल जो हमारे होते हैं, यूजीसी जो प्रोफेसर होते हैं, यशपाल समिति जो थे, तो उसमें क्या किया गया था, 23 सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी। उसके उपरांत उसके उपलक्ष्य में क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जो अब तक का सबसे क्या होता है, नवीनतम दस्तावेज माना जाता है, नवीनतम दस्तावेज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विषयों पर चर्चा की गई है, बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही कही गई है कि बालकों को, कोई भी बच्चा हो, उसको किस प्रकार से क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, क्या चीजें बताई जानी चाहिए, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आता है। और एक चीज जो भी बताएं, इसमें क्या होता है, ये सबसे नवीनतम दस्तावेज 2005 जो होता है, ये पूछा जाता है कि ये क्या है, 2005 जो हमारा है सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है, सबसे नवीनतम दस्तावेज ये हमारा माना जाता है 2005, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। आगे दिया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति इसकी देखिए कैसे होती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के कौन सा निबंध एक होता है, सभ्यता और प्रगति, इनका निबंध होता है सभ्यता और प्रगति नामक इनके निबंध से क्या हो, इसकी शुरुआत होती है। किसकी, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की शुरुआत किससे होती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, जो हमारे उनके जो निबंध होती है साथियों, कौन सा निबंध होता है, सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा जो पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो, मतलब जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 क्या कहती है कि बच्चों को क्या स्कूली शिक्षा पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या होना चाहिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। और किस भाषाओं में दी गई, भाषाओं में भी किया गया है। जो हमारे 8वीं अनुसूची और भाषाएं जो दी गई है, उसमें क्या किया है, इसको किया गया है, किसको, तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। हम पहले बता चुके हैं इसको क्या किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्या होता है, इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। यशपाल समिति जो हमारी आती है, कब आती है, यशपाल समिति हमारी यशपाल समिति हमारी कब आती है, तो 1993 में, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में क्या होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपके प्रोफेसर यशपाल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी के नाम पे यशपाल समिति इसका रखा जाता है। इसी में शिक्षा बिना बोझ की बात की गई थी। इसके उपरांत में क्या हमारा एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। आगे है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत को देखेंगे, जिससे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं कि उनके जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और इससे क्या होते हैं, हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए देखते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पहला क्या है हमारा, ज्ञान को
स्कूल से क्या हो, बाहरी जीवन से, एक बच्चे के ज्ञान को क्या हो, उनके बाहरी जीवन से, उनको व्यवहारिक ज्ञान से क्या हो, उसको जोड़ा जाए। व्यवहारिक सामाजिक जिस प्रकार से बच्चा क्या करेगा, इसको मुक्त छोड़ा जाएगा तो आसानी से क्या करेगा, कोई भी चीज अपने व्यवहार में अगर करके सीखेगा तो उस चीज को आसानी से समझेगा, सीखेगा। तो इसमें पहली बात जो कही गई थी, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगला देखते हैं, फिर है दूसरा हमारा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। इसमें क्या कहा गया है कि पढ़ाई जो हो रही है उसको रटंत ना बनाकर उसको क्या किया, मुक्त किया जाए, रटंत प्रणाली से उसको मुक्त किया जाए। कि कोई भी चीज क्या हो कि रट कर बच्चा उस चीज को ना सीखे, बल्कि स्वयं करके उसको समझकर कोई भी चीजों को सीखे। तो ये भी बातें इसमें कही गई, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से, जो रटंत प्रणाली अभी चलती हुई आई हो उससे क्या हुआ है, मुक्त किया जाए। ठीक है। अगला है, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो। ये भी हम बता चुके हैं, जो पाठचर्या हो वो बच्चे पाठ पुस्तक पे आधारित ना हो। ठीक है, ये पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ही ना हो। आगे है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। कि बच्चे को जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको क्या होता है साथियों, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं उससे अनेक प्रकार की गतिविधियों से उनको जोड़ा जाए, उनको बताया जाए किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। अनेकों प्रकार से क्रियाएं कराकर बच्चों को, ठीक है, एक एक चीजों को बताना चाहिए। फिर हमारा क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी मतलब तैयार किया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान जो विद्यार्थी उनको भी क्या किया जाए, तैयार किया जाए। नैतिक मूल्यों का विचार, उनके अंदर जो चीजें होती हैं उसको बताया जाए, समझाया जाए किस प्रकार से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इस चीज के बारे में उनको जानकारी दी जाए। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य, देखिए कार्य कौन करते हैं तो कौन किए थे, निर्देशक होते हैं प्रोफेसर क्रिस कुमार के नेतृत्व में इसका कार्य किया गया था। क्रिस कुमार के नेतृत्व में इसका कार्य को क्या किया गया था। आगे है, इसका प्रमुख लक्ष्य देखते हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो इसके प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं, अगर पूछेगा तो निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का, जो कार्य करने का जो पूर्ण जो किया था, तो निर्देशक कौन होते हैं, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में ये किया गया था। आगे है इसी में कि इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान। इसका प्रमुख लक्ष्य जो था हमारा वो क्या था, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, आत्मज्ञान मतलब क्या होता है, उनको क्या होता है, स्वयं का ज्ञान हो, इस प्रकार से उनको अनुभव दिया जाए, उनको अनुभव का अवसर प्रदान किया जाए कि बच्चा स्वयं कुछ ना कुछ करके, कोई भी चीजों को करके क्या करे, वो स्वयं से सीखे। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई गई थी। आगे देखते हैं, आगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे का जो कौशल होता है, जो विकास जिस प्रकार से होता है, बच्चे को अपनी कौशल को व्यक्त करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए उनको क्या करना चाहिए साथियों, को मौका प्रदान करना चाहिए कि बच्चा क्या करे, कोई भी चीज जो रहे उसके मन में जो भी चीजें हैं उसको वो बाहर निकाले, बोले, समझे, ठीक है, इत्यादि चीजों को, कार्यों को करे। आगे दिया है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो बिना भार के अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के, जिसे लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको परीक्षा में पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख के जाइएगा। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र जो पूछता है तो शिक्षा बिना बोझ के या बिना भार के अधिगम या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। अब देखते हैं सुझाव कौन कौन से इसके हैं। सुझाव से भी क्या होते हैं, प्रश्न बनते रहते हैं, इससे क्या होते हैं, प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। देखते हैं, पहला है, बालक सक्रिय व स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ कर करे, गलतियां करे और स्वयं उसको क्या करे, सुधार करे। बच्चा कोई भी चीज अगर सीख रहा है तो क्या करे, स्वयं से उस चीज को करे। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है, अगर खिलौने को लेता है, खिलौना क्या करता है, उस खिलौनों को तोड़ मरोड़ कर उसको क्या करता है, इधर उधर पुर्जे पुर्जे में अलग करके फिर उसको क्या करता है, बनाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार बच्चा भी क्या करे, अपनी गलतियों से जो भी चीजें कर रहा है, अपनी गलतियों से क्या करे, स्वयं के द्वारा वो गलतियों से अपने द्वारा सीखे। तो ये भी चीजें बताई गई। फिर क्या है, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। ये भी बातें सही है कि बच्चा जितना भी सीखेगा वो क्या है, सक्रिय रूप से सीखेगा। अगर स्वयं से कोई कार्य करके सीखेगा तो सीखना उसके लिए अस्थायी माना जाएगा।
सीखने में आंतरिकता बार बार नहीं होती है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बच्चा कोई भी कार्य अगर कर रहा है, अगर मान लीजिए गलतियां भी कर रहा है, अगर स्वयं से कोई भी चीजें कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अनुशासन और डर की जगह उसको आनंद एवं संतोष, ऐसी बातें उसको बतानी चाहिए कि बच्चे आप इस चीज को कर सकते हैं, आप इसको करिए। तो बच्चा क्या करेगा, उसको क्या उत्साह होगी। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी कार्यों को आसानी से वो करेगा। आगे है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, संस्कृति को भी क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए। ये भी बातें आपकी इसमें कही। आगे देखते हैं, कुछ और भी सुझाव है। प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसी में हमारा कहा गया है, बहुभाषिक अच्छा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। ठीक है, तो बहुभाषिक अच्छा शिक्षण जो होता है हमारा, ये क्या करता है साथियों, 3 भाषा सूत्र, जिसे त्रिभाषा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी क्या करता है, वकालत करता है। आगे इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई। कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें क्या हुई, 4 कौशल की भी बातें कही है। आगे है, आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसे सीसीई के नाम से जानते हैं। रचनात्मक आकलन, अगला हमारा निदात्मक आकलन। ये सब क्या होते हैं, क्लास 10th की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसके ऐच्छिक होनी चाहिए। जो ये आकलन हमारे होते हैं, मूल्यांकन जो हमारे होते हैं, ये कक्षा 10वीं की परीक्षा को ध्यान में रखकर उसका आकलन करना चाहिए। आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, जैसे कौन कौन शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक क्या करना जाए, प्रयोग किया जाए। ठीक है, बच्चा अगर कोई भी चीज सीख रहा है तो उसके पठन पाठचर्या में क्या किया जाए, उनके जो सूत्र होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, बहुत सारे सूत्र जो होते हैं उनके द्वारा उनका शिक्षण अधिगम की क्रिया को चलाया जाए। आगे है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। सजा और पुरस्कार जो दिए जाते हैं एक प्रकार से जो हमारे पुनर्बलन होते हैं, उसको क्या हो साथियों, सीमित किया जाए। इसके बाद सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मतलब जो सहशैक्षिक गतिविधियां होती हैं उसमें जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनको भी क्या किया जाए, उसमें जोड़ा जाए। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं। आगे देखते हैं, आगे विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये भी बात है आपकी सही है कि विशाल पाठ्यक्रम, अगर बहुत बड़ा पाठ्यक्रम होगा और मोटी मोटी किताबें अगर दी जाएंगी तो ही बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सीखने में वो क्या करेगा, उसको दिक्कतें परेशानियां आएंगी। ये क्या होंगे, एक असफलता का प्रतीक। आगे मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। उनके जो मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको साथ ही उपदेश देकर नहीं बल्कि उनके वातावरण में स्थापित करके, उनके वातावरण से जोड़कर इसको बताया जाए। आगे बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव से मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। मतलब स्कूल के बाहरी जीवन जो तनाव होते हैं उससे मुक्त किया जाए। फिर है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। बच्चा अगर पुस्तकालय में अगर कोई भी चीज, लाइब्रेरी में अगर चुन रहा है तो वो क्या है, स्वयं से चुनने को उसे अवसर प्रदान किया जाए। फिर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। अगला हमारा है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर क्या हुआ जाए, पहुंचाया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार क्या होता है, समय पर उनको पहुंचाया जाए। फिर है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो हमारा समुदाय होता है, कम्युनिटी जो हमारी होती है, उसको क्या होना चाहिए, मानवीय संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में क्या होना, प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाए। फिर है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। एक पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होता है वो बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर क्या किया, उसका निर्धारण किया जाए। आगे देखते हैं, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजन करना। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। बालक जो पाठचर्या हो वो बालकों के क्या हो, चौमुखी विकास पर आधारित हो। ठीक है, चारों तरफ से क्या हो, बालक का विकास वो करता हो। आगे सभी विद्यार्थी होती समावेशी वातावरण तैयार करना। जो भी विद्यार्थी जितने भी है कक्षा कक्ष में, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक समावेशी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है, तैयार करना। मतलब समावेशी वातावरण तैयार करना उनके लिए। आगे है, इसमें देखते हैं नोट पॉइंट 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं
अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे जो होते हैं सहायक हों। ये बातें किसने, शिक्षक क्या होता है, एक सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है। आगे एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति या प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे क्या होते हैं साथियों, सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान, सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर क्या करते हैं, अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। अपने लिए क्या करते हैं, अर्थ का निर्माण वो करते हैं। तो ये सब चीजें क्या एनसीएफ 2005 के बारे में सब चीजें कही गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे साथियों एनसीएफ 2005 किस विधियों पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जो जोर देता है, इसको भी देखते हैं। इससे पूछी जाती है कौन कौन सी विधियों पे वो जोर देता है, इसको भी आप लोग देख के जाइए। पहला है क्या, करके सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, इसने कहा है। दूसरा है निरीक्षण विधि जिसे इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। तीसरा क्या हमारा, परीक्षण विधि जिसे टेस्ट मेथड कहते हैं। चौथा हमारा सामूहिक विधि जिसे कलेक्टिव लॉ या फिर लर्निंग मेथड कहते हैं। इसके बाद हमारा मिश्रित मिक्स्ड लॉ जिसे हम बोलते हैं मिश्रित विधि। तो ये जो 5 विधियां जो बताई गई हैं, इस पर क्या करता है हमारा एनसीएफ जो हमारा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 क्या करता है, इस पर जोर देता है। तो ये क्या होते हैं हमारे 5, करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। जो हमारी 5 विधियां होती हैं, इस पर क्या करता है एनसीएफ 2005 जोर देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीएफ द्वारा भाषा से संबंधित सुझाव, एनसीएफ द्वारा भाषा से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। अब देखते हैं भाषा से संबंधित इन्होंने कौन कौन सा सुझाव दिया है, उसको देखते हैं। पहला हमारा है प्राथमिक स्तर पर भाषा की शिक्षा मातृभाषा पर आधारित हो। अगर बच्चे को कोई भी शिक्षा दी जा रही है प्राथमिक स्तर पर, तो उसकी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर आधारित हो। फिर है भाषा शिक्षण का रूप बहुभाषिक होना चाहिए, अर्थात क्या हो, प्रत्येक क्षेत्र में घरों की भाषा को प्राथमिक स्तर की पाठशालाओं का माध्यम बनाना चाहिए। मतलब बच्चों को क्या हो साथियों, इसमें जो भी शिक्षा दी जा रही है वो उनकी क्या हो, घरों की जो क्षेत्रीय भाषा हो उसको जोड़कर भी उनको शिक्षा दी जाए। आगे प्राथमिक स्तर की भाषा का माध्यम राजभाषा हो, बच्चों के प्राथमिक स्तर के बाद शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं से अवगत कराया जाए। मतलब क्षेत्रीय भाषा राजभाषा के द्वारा पहले उनको अवगत कराया जाए, बाद में क्या हो उनको जो शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं को बताया गया हो फिर उनको अवगत कराया जाए। आगे देखते हैं। कक्षा 3 के बाद मौखिक एवं लिखित भाषात्मक विकास पर बल दिया जाए। फिर है कक्षा 4 के बाद बच्चों को समृद्ध और रुचिकर भाषा संबंधित लेख लिखाए जाए। नेक्स्ट हमारा है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा विकास का आधार कौशल होना चाहिए। फिर अगला हमारा है अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य बहुभाषी बालक तैयार करना हो, अंग्रेजी का प्रयोग मात्र भाषा के रूप में न करें। तो ये सब चीजें क्या होती है, भाषा के परिप्रेक्ष्य बातें कही गई हैं। आगे हमारा है भाषा विकास का क्रम क्या हो हमारा, LSRW अर्थात सुनना बोलना पढ़ना लिखना हो। फिर क्या है भाषा विकास का आधार बच्चे में सुनना बोलना पढ़ना लिखना संबंधित कौशल का विकास करना हो। ये सब चीजें इसके बारे में दी गई है। फिर है एनसीएफ द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में दिए गए सुझाव, एनसीएफ द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में दिए गए सुझाव कौन कौन से हैं उसको देखते हैं, कौन कौन से उसमें सुझाव दिए गए हैं। तो शिक्षण व्यवस्था प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी की त्रिस्तरीय प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें शिक्षार्थी शिक्षक तथा पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया। किसको किसको, शिक्षार्थी को, शिक्षक को और किसको, आपके पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। किसके, जॉन डीवी की 3 स्तरीय जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था को चलाया जाए। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 संबंधित कुछ प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है, तो क्या होती है, रचनावाद, अर्थात क्या होता है बच्चा कोई भी चीजें अगर करके सीखता है तो इसकी क्या होती है, समझ प्राप्त। दूसरा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो कैसी, सुगमकर्ता, सुविधादाता, इन सब चीज के रूप में उसकी होनी चाहिए। आगे एनसीएफ फुल फॉर्म आपको बताएं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको भी आप लोग ध्यान में देख के जाइएगा। फिर हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों, बहुभाषावाद होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुभाषावाद होना चाहिए। फिर एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने पर ये बल देता है। चलिए आगे देखते हैं। एक हमारा पूछता है साथियों परीक्षा में पोर्टफोलियो क्या होता है। परीक्षा में पूछता है
पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को हम लोग देखते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो यह क्या होती है, एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी को किसमें रखा जाता है, तो पोर्टफोलियो में संचित करके रखा जाता है। तो साथियों ये थे हमारे क्या, आज हम लोगों ने एनसीएफ को देखा। जो भी चीजें जितने भी लगभग उससे प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने एक एक करके उसको कवर कर लिया, क्योंकि इससे ज्यादा इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी दिए गए थे उसको एक एक करके देख लिया। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।